दोस्तों नमस्कार। आज नया साल है तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज से हम आपके साथ एक कहानियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी, पहली दलित कहानी का जन्म। ऐसे तो कहानियों की उत्पत्ति तब हुई होगी जब मनुष्य ने भाषा गढ़ ली होगी। एक तरफ वह आदि मनुष्य प्रकृति से जूझता रहा होगा, दूसरी तरफ उसी पर निर्भर या उसी के सहारे जीवित था। संभवतः प्रकृति के साथ उसका मित्र और शत्रु, संरक्षक और उपभोक्ता, प्रेम और घृणा का यह रिश्ता उसके मनुष्य बनने के साथ ही कायम हो गया था। प्रेम ने जहां उसे कल्पना दी और उम्मीदें दी, वहीं घृणा ने उसे सच्चाइयों का बोध कराया। प्रकृति की विध्वंसक शक्तियों के एहसास ने उसे उन पर विजय पाने की योजना के लिए प्रेरित किया और योजना के लिए उसने लिया कल्पना का सहारा। प्रकृति से जीवन पाकर वह जिंदा था, यह भी यथार्थ था, और प्रकृति उसका विनाश करती थी, यह सच भी यह जान गया था। जब इस यथार्थ के अनुसार उसने अपनी संतति या संगिनी को प्रकृति के संदर्भ में अथवा प्रकृति के प्रत्याशित अप्रत्याशित स्वभाव के कारण घटी घटनाओं और हादसों को अपनी आप बीती बताना शुरू किया होगा, संभवतः तभी कहानी का जन्म हुआ होगा। कविता की तरह कहानी एकाएक नहीं फूटती, कहानी तो घटती करती है, यानी घटती है, इसलिए कहानी को विकसित हुई होगी, गढ़ी और तराशी भी गई होगी। आदिम मनुष्य की कहानी भी घटी थी, जो एक सामूहिक कथा थी, या कहें कि आदिम गाथा थी, जो शुरू में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में समान रूपा रही होगी, पर अन्न की खोज में निकला मनुष्य जब पत्थर युग से लोह युग पार करता हुआ सभ्यता के युग में पहुंचा, तो वह अपने लिए कई इतिहास, मिथकों, स्मृतियों, विचारों, धारणाओं, आस्थाओं, विश्वासों एवं शक्ति केंद्रों का निर्माण कर चुका था, जिन पर शायद वह आस्था रखने लगा था। जब वह प्रकृति से जूझा होगा तो उसने तर्क किए होंगे, तरकीब, लड़ाई या योजना बनाई होगी, पर जब वह प्रकृति पर मुग्ध होकर अभिभूत, विस्मित और चकित हुआ होगा, तो चमत्कृत हो गया होगा, जिसने उसमें एक आस्था पैदा करने के साथ साथ डर भी पैदा किया होगा। कालांतर में सभ्यता की यात्रा में मनुष्य खेमों में बंटने लगा, फिर खेमों में होड़ लगी, युद्ध हुए, जय पराजय हुई, और विजेता खेमा खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगा, और यह श्रेणियों में बंट गया। समानता एवं सामूहिकता खत्म होने लगी। जिस युग में सामूहिकता खत्म होने पर वह किसी व्यक्ति का गुलाम और दास बना होगा, उसी दिन स्वामी का जन्म हुआ। शायद पहली दलित कहानी भी उसी दिन घटी होगी। चूंकि दास्ता की दलित अवधारणा की जर्नी है, और यह दास्ता उसकी पराजय के कारण हो या उसके रंग के कारण अथवा जन्म, जाति या कबीलों के स्तर की भिन्नता के कारण इसका सतत विकास होता चला गया। दास्ता की मानसिकता के विकास के साथ साथ समानता और सामूहिकता समाप्त होती गई। सामूहिक पर भी व्यक्ति काबिज होने लगा। ये वे सैनिक के रूप में, राजा के, भक्त के रूप में, भगवान के अनुयायी के रूप में, धर्म के और शिष्य के रूप में गुरु के दास बन गए। श्रेष्ठ लोगों की जमातें बनने की प्रक्रिया में ही हीन भावना का जन्म हुआ होगा। चूंकि श्रेष्ठता की जमातें बनने की प्रक्रिया में हीन भावना ने ही जन्म लिया होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया सह अस्तित्व से नहीं, कमतर और कमजोर को नष्ट करके निम्न वर्गों की कीमत पर उच्च वर्गों के निर्माण से उत्पन्न होती है। न जाने कितनी कहानियां जन्मी और मरी होंगी। इस दौर में विरोध का स्वर ही दलित कहानी का स्वर और ताकत होता है, किंतु सभ्यता का मूल मंत्र है विरोध को खत्म करना। इसलिए अन्याय प्रायश्चित का पर्याय बना दिया गया, और दुख पिछले जन्म का कर्मफल। यही धारणा दलित कहानी की पोषक बनी, जिनकी निरंतरता का कारण भी। इस धारणा को मानने वाला श्रेष्ठ समूह जब सत्ता के शिखर पर था, तो राम नाम के एक राजा हुए थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। वे उस भेद मूलक व्यवस्था के भयंकर पोषक थे। उनके गौरव को चार चांद लगाने वाली अपनी सवर्ण जाति के वर्चस्व के रक्षार्थी राम ने सम्मुख की हत्या की थी, ताकि सम्मुख सवर्ण समाज की तरह ज्ञान अर्जित न कर पाए, उनके समक्ष न बन पाए, ताकि ब्राह्मणवादी सवर्ण व्यवस्था का वर्चस्व सम्मुखों की जमात पर कायम रहे। दरअसल सवर्ण वाङ्मय में सम्मुख वध की चर्चा राम के गुणगान का एक हिस्सा है, जो उनकी
कर्तव्य परायणता और राजधर्म निभाने की प्रशंसा में लिखी गई थी। यह कथा ब्राह्मण वर्ग के हितों की रक्षा और सम्मुख की हत्या को उचित ठहराती है, यानी ब्राह्मण सत्ता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सम्मुख प्रजा के वध की एक वीर गाथा है। कैसा अद्भुत षड्यंत्र था वह, राज सत्ता और वर्चस्व कायम रखने की योजनाबद्ध साजिश, जिसे लोग साजिश नहीं वीरता कहें, कर्तव्यपरायणता कहें, संभवतः सभी पैदा हुई यह एक दलित कहानी, हाँ दलित कहानी, जो सदियों बाद मानववादी सोच से प्रभावित हुई, जिसका नायक है सम्मुख। प्रथम कविता का जन्म अगर वाल्मीकि के मन में क्रौंच वध से फूटी करुणा के कारण हुआ, तो उसी युग में वाल्मीकि के नायक राम ने अपनी जातीय दम से सम्मुख की हत्या करके भय और आतंक के दलित कहानी का सूत्रपात किया। इसी प्रकार हुई थी विरोधी स्वर की हत्या, जिसे सम्मुख का विरोधी स्वर आने वाली सदियों को प्रेरित करता और परिवर्तन के संकल्प की याद दिलाता रहा। दलित कहानी में दो गुणों का होना अति आवश्यक, एक भेदभाव मूलक व्यवस्था का विरोध और दूसरा परिवर्तन का संकल्प। ये दोनों गुण सम्मुख कथा में तीव्रता से मौजूद हैं। भले इन गुणों को आज परखा पहचाना जा रहा है, इसी प्रकार हर युग में दलित कहानियां घटती रहीं। भले इसे लिखने वाले व्यवस्था के पोषक ही थे। जब परखने पहचानने वाले मिल जाएं तो घटनाएं सच उगल ही देती हैं। भले वाङ्मय उन व्याख्याओं को या परखों को नकारता रहा हो और लोक साहित्य और किंवदंतियों में सच कहा जाता रहा है। गौरवमयी भाषा, अलंकार और छंदों के छदम को छिपाने के लाख जतन किए जाने पर भी उन कथाओं की सत्यता छिपाई नहीं जा सकी। यही सही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सही रूप में इन कथाओं को देखने परखने की दृष्टि दी। अन्यथा अपने ही खिलाफ लिखी इन कथाओं को इस व्यवस्था के रचयिता समाज के साथ साथ वह समाज भी रस लेकर सुनता सुनाता था और राम जैसे नायकों के गुणों पर मुग्ध होकर झूमता था, जो इसको खुद शिकार था। महाभारत में द्रोणाचार्य ने गुरु के शीर्ष स्थान पर बैठकर एक अन्य महत्वपूर्ण दलित कथा को जन्म दिया था, एकलव्य का अंगूठा जबरन कटवाकर, ताकि क्षत्रिय पुत्र अर्जुन ने शूद्र पुत्र एकलव्य आगे न बढ़ जाए। सवर्ण इतिहास ने इसे एकलव्य का त्याग बताकर सदियों तक गुरु के छदम को गौरवान्वित किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो तर्क की कसौटी दलित साहित्यकार के हाथों में थमा दी, तो सारा का सारा गौरव बह गया, छदम बेनकाब हो गया और एक और बड़ी कहानी दलित कहानी वाङ्मय के पृष्ठों पर उभर आई, जो पूरे ढांचे को चूर चूर करने की कुव्वत रखती थी। और इसे सुनने, पढ़ने और इसका सच समझने में युगों का अंतराल बीच में खड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी यह कथा कही जाती है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य के अन्याय का जिक्र आता है। एक कथा तो यह भी है कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य पांव के अंगूठे से तीर चलाने लगा और अचानक गुरु द्रोणाचार्य वहां पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ते का मुंह बाणों से भरा देखा। तत्काल वे जान गए कि यह एकलव्य ही हो सकता है। ये लोकगीत और लोक कथाएं गुरु द्रोणाचार्य पर व्यंग ही नहीं बल्कि करारी चोट भी करती हैं। यह विडंबना है कि जनमानस ने तो दौड़ के छल कपट को पहचाना, पर वाङ्मय के रचयिताकार साहित्यकार इस सच को नकारते रहे। बस यह दलित कथा जनमानस के भीतर ही भीतर सलती रही और आज जो हर दलित के लिए एक प्रेरक कथा है। रजिया अपनी हबसी गुलाम से प्रेम करती थी। वह अपने ही सरदारों द्वारा इसलिए मार दी गई थी कि वह रानी थी और उसकी प्रेम ही एक हबसी काले आबनूसी रंग का जीव मनुष्यता का दावा भला कैसे कर सकता था। शहंशाह कुल में जन्मी रजिया ने प्रेम की कल्पना करना ही उसका अपराध था और गुलाम समेत रजिया की हत्या कर दी गई। यह एक और दलित कहानी थी। रजिया द्वारा किए गए खिलाफ इस विद्रोह ने बार बार न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। पता नहीं सतयुग में कितनी और दलित कहानियां घटी होंगी और त्रेता में कितनी। कलयुग में तो आज लाइन ही लग गई है इन कहानियों की। हजारीबाग जिले में एक चमार लड़के महावीर रविदास ने कुर्मी जाति की एक लड़की से प्रेम वैवाह किया। महावीर को 400 घर कुर्मियों की पंचायत ने पत्थरों से कूच कूच कर जिंदा मार डाला और अपनी बेटी मालती को नंगा कर जलती लुकाड़ी में दाग दिया। यहाँ फर्क है रजिया और मालती की कहानी में या उस आबनूसी रंग के हबसी और महावीर में। हेंदेगड़ा के जंगल में आज भी आवाज गूंजती है, महावीर मालती बांसुरी चुप पड़ी है, क्योंकि महावीर के ओंठ में कूच दिए गए थे, पत्थरों में उंगलियां तोड़ दी गई थी, लाठियों से जंगलों में घोर रविदास और की आवाज गूंजती है। महावीर की बांसुरी पर मनु कुंडली मारकर बैठ गया है।
दलित को प्यार करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे मारना ही होगा, और मार दिया गया। महावीर नंगी कर दी गई मालती दलित से प्यार करने की सजा दे दी गई, और उसे धोकर रविदास हिंदुराय के जंगलों में हर पत्थर को देख कर उसे छीनने के लिए दौड़ता है कि वहां उसके महावीर पर कोई पत्थर न मार दे, पर पत्थर तो चल चुके, महावीर मारा जा चुका। सवर्ण संहिता के अनुसार दलितों का इलाज पत्थर ही करते रहे। चेतना की सजा चेतना शून्य पत्थर से बढ़कर और कौन दे सकता था? भला संवेदनहीन सवर्ण संहिता की नजर में तमिलनाडु के एक स्कूल में पढ़ने गई एक छात्रा ने सवर्णों के लिए रखे गए घड़े से पानी पी लिया, बस उसकी आंखें निकाल दी गई। कहाँ भिन्न है एकलव्य की कथा से, यह अनूठा नहीं काटा, आंखें निकाल दी, न आंख रहेगी न वह पढ़ेगी। शिक्षा तो ज्ञान होता है ना, ज्ञान एहसास दिला सकता है गुलामी का, जिससे मुक्ति का रास्ता सरल हो जाता है। बस पढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया, आंखें ही निकाल ली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शंकराचार्य के अनुसार मध्य युग में दलितों की परछाई सवर्णों को पढ़ने के चलते कितने दलितों की खाल खींचकर हत्या कर दी गई होगी। न जाने कितनी दलित कहानियां उन जुल्मों की परछाइयों में छिपी हैं। कौन जाने कब कोई शोधकर्ता उन्हें खोज निकालेगा। एक और दलित कथा भी है इतिहास में, जब चाणक्य जैसे ब्राह्मण ने बदला लेने के लिए एक दलित लड़के चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त में एकता थी राजा बनने की, तभी तो बनाकर वह राजा मात्र चाणक्य के प्रयास से नहीं है। दलितों की युगता की कहानी है। चाणक्य के मन में दलित प्रेम नहीं बल्कि राज्य के प्रति प्रतिशोध था, खासकर राजा नंद के प्रति, क्योंकि वह भी शूद्री था। यह इस बात का घोतक है कि दलित बड़े से बड़े काम का अंजाम देने में भी सक्षम थे, इसलिए चाणक्य के द्वारा चुना गया दलित बालक चंद्रगुप्त राजा बना। मानतंग एक बहुत बड़ा कवि हुआ था, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत नाम था उसका। दलित और कवि, यह भला कैसे संभव हो सकता है? ब्राह्मण कोष में कौन बर्दाश्त करेगा उसे? बस हर्षवर्धन के बाद मानतंग का नाम मिटा देने के लिए उनकी सब कृतियों भी नष्ट कर दी गई। केवल चीन से आई यात्री के यात्रा वर्णन में उसका उल्लेख मिलता है, कृतियों का अता पता नहीं। इसलिए इतिहास में दर्ज यह एक और दलित कहानी थी। अद्भुत कहानी तो लिखी थी पन्ना धाय ने। राजा के बेटे को अपने बेटे की कीमत पर बचाया था तलवार की धार से, किंतु उप तक नहीं कि उसने राजा के बेटे को लेकर निकल पड़ी वह जंगलों की ओर। अपने समाज के पास राजा को राजा का अधिकार दिलाने के लिए एक आदिवासी भील धाय पन्ना ने मरने के लिए अभिशप्त उस बालक को तीर चलाना सिखाया। दलित थी ना पन्ना धाय, ईमानदारी वफादारी के सिवा छल तो कभी जाना ही नहीं था। उसने मरने के लिए अभिज्ञप्त वह बालक उदयपुर का राजा बन गया। वह बाहरे राजा, बाहरे साहित्य, बाहरे अन्याय, पन्ना धाय ही रही, दासी ही रही। उसकी नजर में राजकुमार को नया जन्म देने वाली पन्ना धाय एक वफादार दासी के रूप में दर्ज हुई इतिहास में। 92 में पन्ना धाय, जिसने तो राजमाता का रुतबा भी छोटा पड़ गया था, पर क्या करूं, दलित कहानी है ना। इस व्यवस्था में दलित को दास ही रहने दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वफादारी और ईमानदारी का खिताब दिया जा सकता है। राजमाता तो राजकुल की वंशज ही हो सकती है ना। पन्ना के बेटे की लाश पर लिखी थी उदयपुर के मृत राजा के भाई विक्रम ने यह दलित कथा, जिसे आज तक महान भारतीय संस्कृति की गौरव की गाथा कहा जाता है। यह तो आज समझ में आया कि यह गौरव गाथा नहीं, अन्याय की गाथा थी। ऐसा बताते हैं कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता युद्ध परवान नहीं चढ़ा था अगर एक माता दीन नाम का दलित मंगल पांडे को यह सूचना नहीं देता कि कारतूसों पर गाय की चर्बी चढ़ी। अछूत माता दीन को छूने से परहेज करने वाला मंगल पांडे अंग्रेजों की गुलामी के कारण हर रोज गोली चलाने वक्त अपनी तथाकथित प्राण पूज्य गाय माता की चर्बी के मुंह को जूठा कर लेता था, लेकिन हिंदू धर्म के आदेशानुसार माता दीन को छूना पाप समझता था। इसी पाप की प्रतिमा समझने वाले माता दीन को मंगल पांडे ने जब छू जाने पर धुतकारा तो उसने पांडे को गोली पर गाय की चर्बी चढ़ी होने की सूचना दी, यानी ज्ञान दिया, और पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जंगलों में भारत माँ का नारा गूंजा, विद्रोह 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 फैल गया वादियों, घाटियों, पहाड़ियों से मैदानों तक। माता दीन खो गया, इतिहास में उसकी चर्चा भी नहीं। खून तो बहा उस विद्रोह में, पर संभवतः इतिहासकारों और साहित्यकारों की कलम की स्याही भी सूख गई थी माता दीन का सच लिखते वक्त, या फिर शायद संकुचा गई थी सवर्ण कलम। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झलकारी बाई मारी गई थी।
लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई की सूरत लक्ष्मीबाई से मिलती थी। वह रानी लक्ष्मीबाई की एक वफादार सेविका थी जिसने लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए भगा दिया था और स्वयं अंग्रेजों से लड़ते लड़ते झांसी की युद्ध में मारी गई थी। पर इतिहास में नाम दर्ज है, लक्ष्मीबाई का झलकारी बाई का नामो निशान नहीं। यह भी एक दलित कहानी का प्लॉट है। कितनी दलित कथाएं गिनाऊं, अनगिनत कहानियां जो दर्ज नहीं है और उनकी किदवंतियां रह गई, कथ रह गया, घटना के निशान रह गए। इसलिए एक दलित कथा हेतु प्लॉट रचना, रिश्तों की संजना की गई। जिस किसी न किसी से रिश्ता यदि सवर्ण में है तो सब जायज है। समस्त सम्मत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित स्त्री को भोगने की पूरी छटा तो थी ही, पर अपनी स्त्रियों से दलितों का संसर्ग करागा योद्धा संतान पैदा करवाना भी उनकी मजबूरी बन गई थी। चूंकि अत्यंत ऐश्वर्य और लिप्सा के कारण सवर्ण संस्कृति नपुंसक और कायर वंश की थी। विस्तृत रिश्तों की जायज मानना उनकी मजबूरी थी। अगर देखा जाए तो वास्तव में पूरा का पूरा महाभारत नियोग जैसे रिश्तों की श्रृंखला पर खड़ा है। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो संबंध दलित कथा का रूप बदल गया होता। यह भी उत्पीड़न की कथा की बजाय सफलता की कथा बन गई होती। इसलिए कहीं सवर्ण अवर्ण का भेद न मिट जाए, यह खटका सनातन ब्राह्मण मानस को सताने लगा। दुर्योधन को कर्ण का प्रशस्ता दे चुका था, एकलव्य का समाज क्षत्रिय शत्रु बन चुका था, दलित डिम्बा का पुत्र घटोत अपने पिता भीम के खिलाफ था। बस ब्राह्मण क्षत्रिय मन विचलित होता, एक मिला जुला समाज बनने का खतरा उनके विशिष्ट मान का हावी था। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ उच्च निम्न आधारित व्यवस्था को बचाने का सवाल था। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में मनुष्य की एक जमात जो हिंदू धर्म का अंग मानने जाते हुए भी उससे बहिष्कृत थी, मनुष्यता के सब अधिकारों से वंचित थी, को शिक्षित संगठित और चेतन होकर संघर्षित होने का आह्वान किया और उन्हें एहसास दिलाया ये मनुष्य हैं, सवर्णों के सेवक या गुलाम नहीं। तो वे उठ खड़े हुए और अपने इर्द गिर्द झांकने लगे, अपने जीवन को अपनी परिस्थितियों को टटोलने लगे, अतीत में जाने लगे, वर्तमान के यथार्थ को समझने पहचानने लगी। उनकी आंखों में उग आए भविष्य के सपने, आंखें जो केवल पिछले जन्म को ही देखने की, अपने कर्मों का फल भोगने की नीयत को ही सच समझने की आदि थी, वे आंखें अब अपने मनुष्य का रूप को पहचानने लगी। तब उनके भीतर का जमा हुआ लावा ऐसा फूटा कि साहित्य का आकाश रंग गया। बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, कविता के रूप में फूटे हुए लावे के उस आंदोलन को ऊर्जा दी और आंदोलन ने कविता को अंगार बना दिया। आकाश लाल उठा और अनुभवों से सूरज चमकने लगा। सरकंडे चमक उठे, सरकंडे कलम बने, सरकंडे लिखने लगे। दलित समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपने अनुभवों को लिखने लगा। आत्मकथा की विधा पनपी और फिर कहानियां कथाएं होने लगी, कतारबद्ध होकर खड़ी होने लगी अन्याय के खिलाफ। ये दलित समाज और विभिन्न यातनाओं अपमानों की कथाएं बनकर बोलने लगी, कहानियां उगरने लगी, अपने समाज के प्रति प्रतिबद्धता बनने लगी, शासक और शोषक व समाज को संसार करने लगी और अपने को मनुवादी मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए टोकने लगी। कहानियां कहीं पीड़ा, कहीं प्रतिकार, तो कहीं आक्रोश और कहीं परिवर्तन की वाहक बन आह्वान करने लगी, ललकारने लगी और कहीं अपनों को सावधान करने लगी तो कहीं दूसरों को चेतना देने लगी। भीतर और बाहर दोनों तरफ जूझने लगी। कहानियां मनुष्य को संस्कारित करने के लिए चिंतित, कहानियां कला या शैली नहीं, भाषा और कथ्य ही दो मुख्य आधार है इनके। गुस्से में कला की दरकार नहीं होती, पीड़ा को किसी कला से बांधना जरूरी नहीं होता, वह संवेदना जगाती है और अपना सौंदर्य शास्त्र खुद से गढ़ने लगती है कहानी। मराठी में बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतना दी, ज्योतिबा फुले ने ज्ञान दिया, साहित्यकार चैतन्य हुआ, उसने आत्मकथाएं लिखी, जगत के सामने अपने अनुभवों के माध्यम से समाज के विकृत, कुत्सित, घृणित, अन्यायी रूप को नंगा किया। अविश्वसनीय पर सत्य यही है दलित कहानी। अविश्वसनीय पीड़ा, जुल्म, अत्याचार और अविश्वसनीय सहनशीलता संवेदनशील पुरुष के रोंगटे खड़े कर देने वाली और विद्रोह के लिए प्रेरक। सच काश उस संवेदनहीन सवर्ण मानसिकता को संसार कर पाता। मनुष्य तो संसार हुए पर मनुवादी नाम के पशु रस लेकर हंसते रहे। फिर कहानियों ने, दलित कहानी ने सामाजिक आयाम के हर कोण को पकड़ा। मराठी दलित साहित्यकार योगीराज भागमारे की गुजर बसर कहानी के
नायक समा और विवाह माने कंकाल बेचकर जीने की मजबूरी दर्शाते हैं, पर कहीं भी मिल बांटकर मुसीबत झेलने का मादा भी रखते हैं। वे हारते नहीं है, जीने की जिज्ञासा उनमें प्रबल है। बाबू राम बागुल की जब मैंने जाति छिपाई में दलित के मन में सदियों से जमी हुई भावना की बर्फ है, इसकी पिघलना जरूरी है। एक तरफ है सवर्ण जो जाति को अपने साथ तगमे की तरह लगाए फिरते हैं, उसमें उन्हें सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ है दलित जो जाति की को कोड़ की तरह छिपाने को विवश हैं, नहीं तो समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखेगा, हे मानेगा और वे बहिष्कृत रखे जाएंगे। कारखाने जहां समाज नहीं सरकार के बराबरी के सरकारी नियम चलने चाहिए, भी इस मानसिकता से अछूते नहीं है। ऐसे ही पात्रों के बीच आता है एक दलित नायक जो दलित चेतना से लैस, बाबा साहब की चेतना से लबालब भरा, दलित की जाति छिपा कर नहीं, जाति का उछाल कर मुकाबले के लिए डट जाता है। दलित चेतना के विकास को अद्भुत कहानी है। यह आत्मसम्मान की ऊष्मा से पिघलती हीनता की बर्फ की कथा है। यह है होवाला का बयाजी का मकान बनते ही सवर्णों द्वारा जला दिया गया। अभी बयाजी की चिता चलनी बाकी ही थी कि उसका पुत्र फिर से मकान की नींव खोदनी शुरू कर देता है। इस बार वह बरसाती वाले मकान की नींव नहीं खोद रहा, वह 2 मंजिले मकान की नींव खोद रहा है। विध्वंस या आग कुछ भी हो, डरा नहीं पाए उसे, बल्कि कटिबद्ध कर देते हैं उसे। और इस दलित कथा को सफलता की आत्म सम्मान के जीने और पिता का सपना पूरा करने की संकल्प कथा बना देते हैं। अर्जुन डांगले की कहानी और बुद्ध मर गया दलितों में व्याप्त मनोवाद पर गहरी चोट करती है और बाबा साहब के सपने को अपने ही लोगों द्वारा तोड़े जाते देख त्रस्त और चिंतित होती है। अशोक राव के पिता की लाश सामने पड़ी है, पर महार इसलिए उसे नहीं जलाएंगे कि अशोक मानतंगों को साथ मिलाकर चलना चाहते। मानतंग उनके पिता की लाश जलाएं, इसके लिए अशोक राव की मां तैयार नहीं। उसे यह डर है कि वे भी भूत बन जाएंगे। इज्जत का प्रतीक बनी जाति सब सिद्धांतों की हत्या कर देती है। अशोक को वह लाश उसके पिताजी की नहीं बल्कि बुद्ध की लाश नजर आती है। वेदनाओं की बोलती कथाएं हैं। अपना गांव और गांव का कुआं, अपना गांव और हर और गांव का कुआं का राम मुंह सब्र की हद तक सहते हैं, पर विवेक नहीं खोते और वे निर्णय लेते हैं, कड़े निर्णय। प्रहलाद चंद्रदास की कहानी के गंगाराम की लटकी हुई शर्त है कि हम अपनी पत्तल खुद नहीं उठाएंगे। भोज में आज भी सबर समाज के सामने जस की तस लटकी हुई है, अभी पूरी होनी बाकी है। एक दलित वकील इंद्र सिंह कटारिया जी की बिच्छू से डंक मारती अतर सिंह की बिच्छू कहानी में सवर्ण मजदूर की आंख में बसी हेता की नजर को हमेशा ही उन्हें नीचा दिखाने पर तुली रहती है और कहती है, आखिर तुम दलित ही हो ना। यही नजर ठंडा कर पाती है देह को, और पानी भी खून सा दिखने लगा है। जब दलगत चौहान की ठंडा खून कहानी में अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर पारिक का खून लेने के बाद भी सवर्ण मरीज का संबंधी उसके घर का पानी पीने से मना कर देता है और बाहर आकर जल का पानी पीने लगता है। डीएल नैयर की चतुरी चमार की चाट कहानी का चतुरी चमार आज भी अपनी जाति का बोर्ड या लेवल लगाकर बाजार में खड़ा होकर चाट नहीं बेच सकता। और जयप्रकाश करदम की 9 बार कहानी का राजेश पढ़ा लिखा सुंदर हैंडसम कमल कमाता खाता हो कर भी उच्च जाति परिवार द्वारा नकार दिया जाता है, चूंकि 9 बार विज्ञापन अभी केवल कागजी, अभी व्यवहार में बार बाकी है दलितों के लिए। कड़िया लवी की हड्डी रोड़ी और रेहड़ी के प्रकाश के घर में पड़ी रेहड़ी देखकर कोई अपनी बेटी ही नहीं रहना चाहता है उससे, भले ही वह एक अफसर बन गया है। जब रेहड़ी को जलाने के लिए उद्धत प्रकाश रेहड़ी जलाने के लिए उस पर किरासन तेल छिड़कता है तो उसकी आंखों के आगे बचपन से लेकर अफसर बनने तक के वे संपूर्ण वर्ष घूम जाते हैं। जब उसका बाप रेहड़ी खींचता हुआ थक हार कर लौटता था और उसी रेहड़ी की कमाई से वह स्कूल में पढ़ने जाता था। उसकी माँ बिना इलाज के मर गई थी और उसका पढ़ना जारी था, रेहड़ी का चलना जारी रहा और वह नौकरी पा गया। पिता के ये सब कोई काम बुरा नहीं होता, बुरी तो आदमी के दिमाग की सोच होती है। उसके दिमाग में गूंज उठते हैं और प्रकाश माचिस दूर फेंक देता है, उसकी हीन भावना काफूर हो जाती है। हड्डा रोड़ी और रेहड़ी आंगन में बरकरार रहती है। रत्न कुमार संबारिया की फुलवा के पंडित को अंत में एहसास हो ही जाता है कि दलित आप वह दलित नहीं जैसा पहले था, इसलिए
पंडित को अपने बेटे की नौकरी पानी है तो उसे फुलवा के घर लौटना ही पड़ेगा। उसके एसपी बेटे से पैरवी करवाने के लिए वह समझ जाता है कि नदी पार करनी है तो नौका को सिर पर लाद कर ले जाना ही पड़ेगा। इन तमाम कहानियों में दलित जीवन के कई कोण हैं, जीवन से जूझने के, जिंदा रहने के, पीड़ा सहने के और उससे उबरने के समय के लंबे अंतराल को छूती है। ये कहानियां इसलिए दलित चेतना के उदय से लेकर संकल्प बनने तक का विकास इनमें उजागर होता है। हीन भावना से उबरना, निर्मित होता आत्मसम्मान, तनकर खड़ी होती अस्मिता और परिवर्तन का संकल्प विकसित होता नजर आता है। इनमें गुलाम हूं मैं का एहसास भी डंक मारकर दिखता है, तो उस एहसास से मुक्ति की छटपटाहट भी कुलबुलाती नजर आती है और नजर आता है यह सपना जाति नहीं मनुष्य हूं मैं, समाज का साझेदार हूं मैं, औरों की तरह मेरी भी जीने की शर्तें हैं। ये सपना इन कहानियों को दिशा देता है और लगने लगता है कि जैसे उन्हें ज्ञान इल्हाम का कुछ भी कहो हो गया। कहीं कहीं तो वह अपदीपो भव बनकर रोशन हो जाता है और अंधेरे को काटने लगता है। कहीं कहीं वह संगठित होकर योजना बनाता है और कहीं कहीं सीधे संघर्ष में उतरकर राह तैयार करता है। कहीं अपनी पीड़ा को उकेर कर उनके मन में जिन्होंने उन्हें पशुवत बनाया अपराध बोध पैदा करता है और शर्म दिलाता है और सफल हो जाता है। अपने लक्ष्य में सार्थक हो जाती है कहानी जब वह चोट करती है, और ये कहानी चोट करती है। दलितों के संघर्ष, दलितों के इतिहास, दलितों के पूरे बैकग्राउंड की या पूरे संघर्ष को जानने के लिए ऐसी तमाम सारी कहानियां हैं। तमाम लेखकों, तमाम साहित्यकारों ने लिखी हैं, लेकिन आज वो कहानियां किताबों में कैद होकर के रह गई हैं। लोगों तक वो कहानियां नहीं पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी दुनिया में लोग जी रहे हैं, आज के युवा, आज की पीढ़ी इन तमाम इतिहास में दर्ज इन कहानियों से बेकाबू है, कहानियों तक पहुंच नहीं है, कहानियों से अनजान है, और जबकि उसको इन सब कहानियों से जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसी ही तमाम घटित कालांतर की दलित संघर्ष की कहानियां आज से का हम सफर शुरू कर रहे हैं। आज से आपके साथ ऐसी ही कहानियां लेकर के आएंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, किताबों में कैद हैं, सोशल मीडिया के जमाने से बाहर हैं। उन्हीं तमाम कहानियों को इतिहास के पन्नों से कोरेद कर आप सबके साथ हर रोज साझा करेंगे। आज जो आप पहली दलित कहानी का जन्म सुन रहे थे, ये कहानी हिंदी में प्रकाशित कहानी है और इसके लेखिका रमणिका गुप्ता है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, पहली दलित कहानी का जन्म। और इस कहानी को आप सुन रहे थे मेरी आवाज, कुलदीप कुमार बौद्ध की आवाज में। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज एक दलित संघर्ष की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, शुभ रात्रि, गुड नाइट।